everyone, welcome to Bansal Academy platform here. So, in today's session, we will discuss about previous year questions of Jammu and Kashmir Public Service Commission exam. So, let's start our discussion on the physics part. So, first question of today's session is two spring with the stiffness constant K1 is equal to 3n and K2 is here it is 5n 5 Newton per meter. These are stressed by equal forces of magnitude 1 Newton. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारे पास क्या है, दो स्प्रिंग है. लेट्स से ये हमारा फर्स्ट स्प्रिंग है. इसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है K1 वो कितना है 3 न्यूटन पर मीटर. दूसरा स्प्रिंग ये रहा जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है K2, दिस इज 5 न्यूटन पर मीटर. दीज आर स्ट्रेस्ड बाय इक्वल फोर्स. तो इसको हमने क्या किया, इस तरफ फोर्स अप्लाई की कितनी 1 न्यूटन की, ताकि ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाए, स्ट्रेस हो जाए. दोनों के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई किया गया और दोनों की क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है. The work done W1 W2 respectively done by force on the spring is given by. हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो वर्क डन है, ठीक है, ये कितना फोर्स जो है वर्क डन कर रही है, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है. अब जब हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग हो जाएगी. मान लेते हैं जो फर्स्ट स्प्रिंग है हमारा ये वाला जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, उसकी स्ट्रेचिंग कितनी हुई, लेट्स से x1, जब फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन, ठीक है. और जो सेकंड है हमारा स्प्रिंग, उसकी स्ट्रेचिंग हम मान लेते हैं जब फोर्स अप्लाई की गई 1 न्यूटन, तो इसकी स्ट्रेचिंग कितनी होगी, x2. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ से ले रही हूँ, ये वाली चीज, ये स्ट्रेचिंग हो गई. अब जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वर्क डन ही तो कर रहे हैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए. तो वो वर्क डन जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की. तो अगर मैं फर्स्ट स्प्रिंग के लिए बात करूं, तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए जो वर्क डन होगा W1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ K1 x1 स्क्वायर. ठीक है, x1 हमें निकालना पड़ेगा. हमें पता है कि जब हम यहाँ पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगता है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हमारे पास, F इज इक्वल टू के एक्स. मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ठीक है. वैसे तो डायरेक्शन अगर मेंशन करनी हो तो हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, F वेक्टर इज माइनस के इंटू एक्स. ये x क्या होता है, स्ट्रेचिंग जो आगे की तरफ हो रही है. एक तरह से स्प्रिंग की क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रही है. स्ट्रेचिंग का मतलब हो रहा है कि कितना हमने उसको खींचा है, तो आगे की तरफ खींचा है. तो ये जो फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स, ये क्या लग रही है, पीछे की तरफ लग रही है. और कितनी लगती है, F इज इक्वल टू के एक्स. मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रही हूँ क्योंकि डायरेक्शन अगर मेंशन करनी हो तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग. हमने मैग्नीट्यूड ले लिया. फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का. K1 कितना है हमारे पास, दैट इज 3. और ये x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/3. तो हम अब यहाँ पे वर्क डन W1 निकाल लेते हैं, दैट इज 1/2. K1 की वैल्यू कितनी है, 3. x1 है 1/3 होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3. तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन W1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/6. अब देखो ये ऑप्शन ए ही मिल रहा है, राइट. और तो किसी ऑप्शन में W1 की वैल्यू ये नहीं मिल रही है, सो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर. यहीं तक भी निकाल के हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया, ठीक है. बट हम स्टिल W2 भी निकाल लेते हैं. तो सेकंड स्प्रिंग के लिए अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ K2 x2 स्क्वायर, राइट. तो K2 तो हमें गिवन है, दैट इज K2 की वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन पर मीटर. x2 निकाल लेते हैं कैसे, रीस्टोरिंग फोर्स रिलेशन से, दैट इज F इज इक्वल टू K2 इंटू x2. तो x2 यहाँ से क्या आ गया, F अपॉन K2. F की वैल्यू है 1 न्यूटन, K2 इज 5, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/5. अब वर्क डन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, हाफ K2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और x2 का स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा वर्क डन W2 कितना आ गया, 1/2 इंटू 1/5, क्योंकि एक 5 कैंसिल हो जाएगा ना इसके साथ. तो ये हमारे पास क्या बच गया, W2 की वैल्यू 1/, सो ऑप्शन ए के साथ ये हमारा आंसर मैच हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म वायर, इट इज इन द शेप ऑफ रिंग ऑफ रेडियस r and mass m, it is rotated about an axis coinciding with one of its diameter of ring with the angular velocity omega.
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमारे पास क्या थी, यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, उसको हमने किस शेप में लिया है, एक रिंग की शेप में लिया है। लेट्स से ये हमारा क्या है, रिंग है, ये इसका सेंटर ले लिया, इसका रेडियस है r, इसका मास है m, और ये रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो एक डायमीटर जो ले लेते हैं हम, लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला जो डायमीटर है दिस वन, ये डायमीटर ले लिया मैंने, ये पूरा, तो इसके साथ हम जो है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड कर रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, राइट। मान लेती हूँ मैं कि ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है। इस तरफ मैं ले लेती हूँ z डायरेक्शन, और इस तरफ मैं ले लेती हूँ y डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे असाइन कर, राइट। तो ये जो रिंग है हमारी वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया है। अब जब भी रोटेशनल, अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, रोटेट कर रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मेन मोटिव हमारा क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई रिंग है और कोई एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है, ऐसे ये सेंटर ऑफ मास रिंग का कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, तो इसके अबाउट जब हम इसकी रोटेशन करवा दें, यानी कि z एक्सिस, ये जो मैंने z एक्सिस लिया है, इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज mr², ठीक है। तो अब मुझे तो चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट ना, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायमीटर लिया उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो हम फाइंड करेंगे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड तो हमें पता है, जेड एक्सिस को मैंने वही एक्सिस ली है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²। दिस इज आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये जो रिंग है हमारा, ये क्या है, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्री है ना इसकी। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, जैसे मैंने z एक्सिस के अबाउट कट कर दिया, तो ये वाला पोर्शन ये दूसरे पोर्शन का मिरर इमेज मिलेगा मुझे। चाहे आप x एक्सिस के अबाउट कट कर दो, तब भी एक पोर्शन जो है दूसरे का मिरर इमेज मिलेगा। किसी भी एक्सिस के अबाउट कट करोगे तो एक पार्ट जो है वो मिरर इमेज बनेगा दूसरे, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है हमारा। और अगर ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो सिमेट्रिक केस के लिए क्या होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन में मैं वैल्यू फिल कर देती हूँ, आई वाई की जगह मैंने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, आई एक्स फिल कर दिया। तो यहाँ से आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, mr²/2, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला, mr²/2। अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr²/2 इनटू मेगा। सो काइनेटिक एनर्जी कितना मिला हमें, mr²/4 मेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द पार्टिकल इन द सेंट्रल फील्ड v ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ r। सेंट्रल फील्ड में है हमारा पार्टिकल। सेंट्रल फील्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें पोटेंशियल जो है सिर्फ r का ही फंक्शन होगा। इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म p थीटा इज, हमें हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म में p थीटा की वैल्यू जो है वो निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले हैमिल्टोनियन फाइंड करना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन हम कैसे निकाल सकते हैं, समेशन pj qj डॉट माइनस l। अब l क्या है यहाँ पे, लग्रेंजियन, तो पहले इस पार्टिकल के लिए लग्रेंजियन भी लिखना पड़ेगा हमें। तो क्योंकि ये सेंट्रल फील्ड में प्रेजेंट है, सेंट्रल फील्ड क्या होता है हमारा, जहां पे जो फोर्स है वो किसका फंक्शन होगी, सिर्फ r का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मोशन होता है वो किस में होता है हमारा, सॉरी, यहाँ पे सेंट्रल फील्ड में जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, r का, और इसमें जो मोशन होता है वो 2D में होता है। तो लैग्रैन्जियन हमारे पास क्या होता है, T माइनस वी। टी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 2 डायमेंशन में हम लिख सकते हैं हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर।
ये 2D के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई, माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, V एज ए फंक्शन ऑफ R। अब हम हैमिल्टोनियन निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है R और थीटा। तो सबसे पहले मैं R के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम निकाल लूंगी, दैट इज कर्ल L बाय कर्ल R डॉट। तो यहाँ पे R डॉट ये सी टर्म में है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास क्या आ गया, M R डॉट। ठीक है, तो यहाँ से R के कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है हमारा R, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम मिल गया। अब थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग भी निकाल लेते हैं, P थीटा क्या आ जाएगा, कर्ल L बाय कर्ल थीटा डॉट। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं थीटा डॉट के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या मिलेगा, दिस इज M R थीटा डॉट। ये इस इक्वेशन से हम R डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगी, पी आर बाय, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ से थीटा डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, P थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एफ एम आर स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, हमारे पास हैमिल्टोनियन निकल आएगा। हैमिल्टोनियन किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा पी आर इंटू आर डॉट। ठीक है, और दूसरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, थीटा डॉट। तो दिस इज पी थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस एल। यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, आर डॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी, पी आर बाई एम प्लस पी थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू फिल कर दी, पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर माइनस एल क्या है हमारे पास, ये रहा, दिस इज एम बाई टू। आर डॉट स्क्वायर है, आर डॉट स्क्वायर की वैल्यू फिल की, पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर अपॉन टू एम। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है पी आर स्क्वायर बाई एम, और एक टर्म यहाँ पे पड़ी है, ये एम इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या मिलेगी, इन दोनों को सॉल्व करके पी आर स्क्वायर अपॉन एम माइनस पी आर स्क्वायर बाई टू एम। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये मिल जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन, इसी तरह से ये थीटा वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर। तो ये एक एम तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म हमें मिल रही है पी थीटा स्क्वायर ओवर टू एम आर स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म को हमने कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे v भी था ना, वैसे फंक्शन, तो इसको हमने जब कंबाइन किया, हमारे पास एलसीएम लेके आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर ओवर टू एम आर स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी आर। क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना, बाहर माइनस साइन है। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। अब उन्होंने बोला है पी थीटा निकालने के लिए, पी थीटा डॉट हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं, कर्ल एच बाय कर्ल थीटा डॉट। अब यहाँ पे एच के एक्सप्रेशन में तो थीटा डॉट है ही नहीं, तो पी थीटा डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, पी थीटा निकालना है ना, पी थीटा। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, पी थीटा इज सम कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, बट यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन ए ही आएगा, दैट इज विल बी। ठीक है, बिकॉज हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म में हमारा पी थीटा डॉट निकलेगा, या तो यहाँ पे पी थीटा डॉट होना चाहिए, अगर ये पी थीटा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। ये पी थीटा डॉट है ना हमारा, ये पी थीटा दिस इक्वल टू, और पी थीटा किसी कांस्टेंट के इक्वल है,
और वो यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए कोऑर्डिनेट क्यू आई इज साइक्लिक देन Hamiltonian will be depend on qi only. The Hamiltonian will not be invariant under an infinitesimal contact transformation involving delta qi alone. या फिर conjugate momentum pi will be cyclic, pi will be constant of motion. अब अगर qi cyclic है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है हमारा, तो जो भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। चाहे वो लेग्रेंजन में देखा जाए या फिर हैमिल्टोनियन में देखा जाए, दोनों में क्या रहता है, हमारा जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लाज्मा हैज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन पर cc, which of following frequency signal is going to be reflected from it। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे स्टेटमेंट की प्रॉब्लम थी कुछ 515 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये फैक्टर मिसिंग था, मे बी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाएगी, टाइपिंग में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 10 पर इस पर सेंटीमीटर क्यूबिक है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर डेंसिटी 550 × 10⁻12 आ जाएगी। और हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, रिलेशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज 9 √ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 550 × 10⁻12, इसको जब कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 210 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इंसिडेंट ऑन कंडक्टर, द स्किन डेप्थ इन द कंडक्टर इज। अब कंडक्टर की जो स्किन डेप्थ होती है उसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, 2/ओमेगा सिग्मा म्यू रेज टू पावर 1, ठीक है। अगर मैं सारे बाकी फैक्टर्स को मैं अल्फा पुट कर दूं, ए पुट कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, जैसे मैंने ये 2/सिग्मा ओमेगा की पावर 1/2 को ए फिल कर दिया, तो ये क्या आएगा, a/ओमेगा, यानी कि a ओमेगा की पावर -1/2। ये रिलेशन मिल गया हमें स्किन डेप्थ का, ठीक है। कंडक्टर के केस में स्किन डेप्थ का रिलेशन ये होता है, ये हमें रिलेशन याद रखना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट फ्रॉम हीलियम नियॉन लेजर। तो हीलियम नियॉन लेजर से हमें बताना है कि जो लेजर लाइट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसकी वेवलेंथ कितनी। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें याद भी रखना है कि हीलियम नियॉन लेजर की जो वेवलेंथ होती है लेजर लाइट की, वो कितनी होती है, 0.6328 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पैरेलल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट p, these are separated by distance। हमारे पास क्या है, दो पैरेलल डायपोल्स, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट डायपोल है, -q +q, ये फर्स्ट डायपोल ऐसे हो गया, p1 ले लेते हैं इसको वेक्टर, ठीक है। और दूसरा डायपोल भी ऐसे ही पड़ा है, p2 वेक्टर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज विल बी r। if the separation between them is increased to 2r, मतलब अगर ये फर्स्ट डायपोल मान लो ऐसे p1 वेक्टर इस तरफ है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, इस p2 वेक्टर, और ये डिस्टेंस 2r कर दिया के बीच। तो बाय व्हाट फैक्टर इंटरेक्शन एनर्जी डिक्रीजेस, तो हमें बताना है कि इंटरेक्शन एनर्जी किस फैक्टर से डिक्रीज करे। अब जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है दो डायपोल्स के बीच में, उसका रिलेशन हमारे पास होता है 1/4πε0r³ p1 वेक्टर डॉट p2 वेक्टर -3 p1 वेक्टर डॉट r कैप, दिस इज p2 वेक्टर डॉट विद r। ये रिलेशन होता है हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों डायपोल मोमेंट्स, जो दो डायपोल्स है वो क्या है, पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0, ठीक है। तो ये हम डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं, दिस इज p1 p2 cos 0 -3 p1 डॉट r कैप, r कैप किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा जिस तरफ हमारा डिस्टेंस है,
तो ये r के साथ डायपोल का एंगल कितना बन रहा है दोनों का 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा 3p1 cos 90 और ये भी p2 cos 90, राइट। तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो इंटरेक्शन एनर्जी हमारे पास आ गई 4πε0 r3p1p, ये मिल गया हमें। अब हमने यहाँ पे बोला गया है कि जो सेपरेशन है उस पे उसमें चेंज किया है, तो देखो यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो सेपरेशन के साथ जो डिस्टेंस है उसके साथ कैसे वेरी कर रही है 1/r³ के साथ, ठीक है। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो अगर उसकी इंटरेक्शन एनर्जी u1 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेपरेशन कितना है r है। सेकेंड केस में अगर इंटरेक्शन एनर्जी मैं u2 ले लूं, उसमें सेपरेशन कितना कर दिया डायपोल्स के बीच में 2r, तो इस रेशो के कॉरेस्पॉन्डिंग हम रेशो लिख लेते हैं u2/u1, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल है ना, u2 यानी कि 2r का क्यूब नीचे आएगा हमारा, और u1 इसका डिस्टेंस r है तो ये r³ ऊपर चला गया, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये u2/u1 क्या आ जाएगा 1/8, यानी कि जो u2 की वैल्यू है वो क्या मिली 1/8 टाइम्स द u1, तो 1/8 फैक्टर से ये वैल्यू डिक्रीज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन कंडक्टर whose refractive index for the wave is this, what is the reflection coefficient of conductor। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक EM वेव है उसके कुछ फ्रीक्वेंसी है, उसको कंडक्टर पे क्या किया गया है नॉर्मली इंसिडेंट किया गया है, और जो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वेव के लिए कंडक्टर का वो कितना गिवन है, ये हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन 1 - 0.5 आई। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट बताना है हमारे पास, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है n2 - n1 और n2 + n1। अब यहाँ पे एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n2 की वैल्यू ले लेते हैं 1 - 0.5 आई, ठीक है, और n1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो जैसे ये हमारा कंडक्टर था, इसमें वेव जो है वो इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली ट्रेवल करके जब आ रही है, तो एक तो कंडक्टर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया n2 ले लिया, और जिसमें यहाँ पे दूसरा मीडियम क्या एयर, जैसे वो ट्रेवल करते हुए नॉर्मली इस कंडक्टर पे इंसिडेंट कर रही है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1, तो इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं हम, दिस इज 1 - 0.5 आई -1, दिस इज 1 - 0.5 आई +1 और स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -0.5 आयटा, दिस 2 -0.5 आयटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है कम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, यहाँ पे आयटा वाली टर्म है इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी का कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये साई कम्प्लेक्स नंबर जैसे मेरा z है, ठीक है, का मॉड स्क्वायर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम z इंटू जेड कम्प्लेक्स ना, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, इसका आ जाएगा 4 + 0.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट हमारे पास आएगा 0.059, ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस coulomb, it is at a distance of 0.4 meter from the conducting plane, what is the potential energy between charge and plane। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कंडक्टिंग प्लेन गिवन है, इससे यहाँ इस पॉइंट पे लेट से चार्ज पड़ा है, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और ये डिस्टेंस है 0.4 मीटर। अब ये कंडक्टिंग प्लेन है हमारा, तो हमें बताना है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज और इस प्लेन के बीच में, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम इमेज मेथड से करेंगे कि ये जो कंडक्टिंग प्लेन है ये क्या एक तरह का ग्राउंडेड ही होता है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, तो इस चार्ज की मिरर इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, और इस चार्ज ये क्या है क्यू डैश, इस चार्ज की इमेज, और इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और सेम डिस्टेंस पे मिलेगी 0.4 मीटर।
अब दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें, वही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लेन और चार्ज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेन क्या कर रहा है, एज ए मिरर का काम कर रहा है, जिसने इसकी मिरर इमेज बना दी। तो अब हम अगर इन दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाले, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी कि प्लेन और चार्ज के बीच में कितनी है। तो दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1/4πε0 इंटू फर्स्ट चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, दूसरा चार्ज भी यही है, इमेज चार्ज है, और डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, दिस इज 0.4 और ये भी 0.4 यानी कि 0.8। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी चार्ज और प्लेन के बीच में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शंस मेंशन है यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी करेंगे हम कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a surface charge density sigma, it is present at the interface of two dielectric media of dielectric permittivity epsilon 1 and epsilon। तो यहाँ पे उन्होंने क्या गिवन है कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है इंटरफेस पे, लेट्स से ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। दो मीडियम को ये इंटरफेस डिवाइड कर रहा है, ये फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं, ये सेकंड मीडियम ले लेते हैं। फर्स्ट मीडियम की डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, सेकंड की एप्सिलॉन है, और ये जो है सरफेस चार्ज इस पे कितना है, इंटरफेस पे सिग्मा है। तो बाउंड्री कंडीशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो जो बाउंड्री कंडीशन हमें बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, उसमें कितनी डिसकंटिन्यूटी होती है या कंटिन्यूटी होती है। तो हमें पता है कि जब भी इंटरफेस से हम टू मीडिया को डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, ये डिसकंटिन्यूस होता है। और डिसकंटिन्यूटी कितनी आती है, ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा फर्स्ट का माइनस सेकंड का नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये डिसकंटिन्यूटी होती है नॉर्मल कंपोनेंट में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन परफेक्टली कंडक्टिंग सरफेस इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को परफेक्टली कंडक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल डायरेक्शन में इंसिडेंट किया है, तो जब रिफ्लेक्शन होगी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फेज शिफ्टेड बाय पाई। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, इट इज द करेक्ट आंसर। तो प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे एप्सिलॉन टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, तो वो रिलेशन हमारे पास ये होता है, दिस वन, कि फर्स्ट का नॉर्मल कंपोनेंट माइनस सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेकंड मीडियम में उसका नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ये एप्सिलॉन वाली टर्म्स नहीं आती, अगर एप्सिलॉन वाली टर्म्स आती है तो वो हम, जो हमारा डी का रिलेशन होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री कंडीशन से वो रिलेशन निकलेगा। बट ये फ्री चार्जेस के लिए ही डिपेंडेंसी होती है, तो ये इक्वल हो जाए। ये डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी गिवन है, तो ये मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, तो यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ बाउंड चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस नहीं। तो ये शायद यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, यहाँ पे एप्सिलॉन वाली टर्म्स नहीं आनी चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन होती है बाउंड्री कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट। ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि जब हम नॉर्मल डायरेक्शन में कंडक्टिंग सरफेस पे हमें एम वेव इंसिडेंट करते हैं, तो जब रिफ्लेक्शन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फेज डिफरेंस आता है दैट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
a beam of light trend from trend medium of refractive index 2.5 to medium of refractive index 2.5, यहाँ पे 1.25 आएगा। द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, हमें यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है वो निकालना है। ठीक है, दो मीडियम्स है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम। यहाँ पे डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है, दिस इज 2.5 और रेयरर का 1.25। अब जो रे ऑफ लाइट है हमारी बीम ऑफ लाइट वो डेंसर से रेयरर में ही जा रही है, यहाँ पे डेंसर टू रेयरर जब जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्रिटिकल एंगल हमारा क्या होता है कि जैसे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमने लाइट इंसिडेंट की ना, अब ये एंगल अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बढ़ा दें कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए 90। तो जिस एंगल पे ये देखने को मिलता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं और वही एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो क्रिटिकल एंगल है वो रिलेशन क्या होता है हमारे पास μ1/μ। ये μ1 की इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं हम रेयरर मीडियम का, और μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है डेंसर। तो ये ध्यान में रखना है हमने। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे रेयरर मीडियम क्या है 1.25, डेंसर मीडियम क्या है 2.5। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ आई सी दिस इज 125/25, ये 10 ऊपर और ये 100 नीचे, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। 25 इंटू 5 125 और ये 110। तो साइन ऑफ आई सी क्या आ गया 1/2। यहाँ से क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्डिनरी सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन इज। तो जो अगर हमारी ऑर्डिनरी सनलाइट होती है अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है स्नो से, और स्नो कहाँ पे है माउंटेन, माउंटेन जो कवर्ड है स्नो के साथ, वहां से जब राइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो अनपोलराइज ही होती है, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय दिस 20 sin omega t minus kz x cap volt per meter, magnitude of h vector associated with em wave is। हमें h वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमें पता है कि जो b वेक्टर होता है, b क्या होता है हमारे पास, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, तो पहले हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर इस रिलेशन को यूज करके हम h का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब e का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमें, देखो अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, दिस इज ई नॉट साइन मेगा टी माइनस के जेड। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ई नॉट, ये एम्पलीट्यूड होता है, तो इसका एम्पलीट्यूड 20 गिवन है, और रिलेशन क्या होता है हमारे पास बी ई अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना आएगा 20, c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8, ये हमारे पास b का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम h का निकाल लेते हैं, तो b क्या होता है म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ से h किसके इक्वल आ जाएगा b अपॉन म्यू नॉट, b की वैल्यू 20/3 इंटू 10⁸8, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया 5। राइट, तो h किसके इक्वल आ गया 5/3 इंटू 10⁻, ये 8 - 7, 10 ही बचा, 10 की पावर 1 ही बचेगा, और साथ में पाई, ये कैंसिल हो गया 5 टू 10, तो h का मैग्नीट्यूड कितना आया 1/6 पाई। तो ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a two input NOR gate can be obtained by using how many NAND gates, कितने NAND gates को कंबाइन करके हम NOR gate बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर, दैट विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द करंट गेन अल्फा इज 0.95, द करंट गेन बीटा इज। तो हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, बीटा और अल्फा का रिलेशन क्या होता है, बीटा इज अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन हमें याद रखना है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फिल कर देते हैं 0.95, 1 माइनस 0.95, तो ये कितना आ जाएगा 0.95, इसको हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा 1.0 और ये 0.95।
तो 0.05, इसको जब हम कैंसिल करेंगे फैक्टर्स, जीरोस डेसिमल्स हटा देते हैं, ये 100 नीचे आ गया, इसका 100 ऊपर चला गया, 100 से 100 कैंसिल, तो 5 1 इज 5, 45 19, बीटा की वैल्यू आ गई 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द ट्रांजिस्टर इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन बेस ग्राउंड वोल्टेज हमें दी गई है 5 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास 0.7 वोल्ट है बेस टू अमीटर वोल्टेज। ये अमीटर रेजिस्टेंस है, वीसीसी की वैल्यू गिवन है, कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है, हमें वीसीई निकालना है। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, हम डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा अमीटर, ये हमारा कलेक्टर हो गया। ये अमीटर रेजिस्टेंस हो गई, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.15। ये आगे ऊपर कलेक्टर रेजिस्टेंस आ गई, आरसी की वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम। ये आगे कनेक्ट होगा वीसीसी से जिसकी वैल्यू है 15 वोल्ट, ठीक है। और इनपुट में वोल्टेज कितनी गिवन है, ये लिखा हुआ ना ग्राउंड बेस टू ग्राउंड वोल्टेज, वो हमारे पास कितना है 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट अटैच है, यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब हमें ये VC की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अगर हम पहले इनपुट लूप लगाएं, इनपुट लूप कैसे लगाएंगे, यहाँ से मान लो ये लूप मैं ऐसे ले रही हूँ इनपुट, तो पहले मुझे यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है 5 वोल्ट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ, मुझे बैटरी का नेगेटिव दिख रहा है, तो यानी कि +5 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है, बेस टू मीटर वोल्टेज वो कितनी है हमारे पास 0.7 वोल्ट। अब यहाँ पे करंट जाएगा, मीटर करंट, दैट इज -IE इंटू RE, ये वोल्टेज मिलेगी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 5 माइनस 0.7 4.3 हो गया, माइनस अमीटर करंट, रेजिस्टेंस अमीटर रेजिस्टेंस 2.15 किलो ओम, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अमीटर करंट हमारे पास आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे हम पता है कि जो मीटर करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो अगर हम यहाँ पे इसको निग्लेक्ट कर दे तो मीटर करंट किसके इक्वल आ जाएगा, कलेक्टर करंट के। तो यानी कि कलेक्टर करंट की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 2 मिली एम्पियर ही मिलेगी। अब हम आउटपुट में लूप लगा देते हैं, आउटपुट में हम यहाँ VC से स्टार्ट करते हैं, ये प्लस VCC है 15, माइनस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो IC इंटू RC, ठीक है। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट क्या जाएगा इसमें, कलेक्टर करंट ही जाएगा, दैट इज IC इंटू RC, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर हमारे पास आता है कलेक्टर टू मीटर, हम ऐसे लगा रहे हैं ना, ये लूप आउटपुट में लगाना है, ये ऐसे जाना है ऐसे। तो पहले VCC वाली वोल्टेज, फिर इसमें करंट IC जाएगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा -ICRC, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये फिर कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज आ जाएगी -VCE, माइनस यहाँ पे मीटर करंट फ्लो होगा, मीटर रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस इज टू 0। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, 15 माइनस IC की वैल्यू 2 मिली एम्पियर, कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10⁻³ हो गया क्योंकि किलो ओम है यहाँ पे। VCE की वैल्यू निकालनी है, IE की वैल्यू कितनी है 2 मिली एम्पियर, और एमिटर रेजिस्टेंस कितना है 2.15 इंटू 10⁻³, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद VCE की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट आती है 6.7 वोल्ट मिलती है, तो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर एंड इनपुट हैव द फेज डिफरेंस। तो जब हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, ऑप्शन 0 डी जो आएगा दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हैज द फॉलोइंग पैरामीटर वैल्यूज। बीटा की वैल्यू गिवन है हमें 200, इनपुट रेजिस्टेंस 0.5 किलो ओम है, कलेक्टर रेजिस्टेंस ये हमारे पास है, और
लोड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 3 किलो ओम, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज, तो हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में गिवन है और सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज भी गिवन है। वोल्टेज गेन पूछा है, तो वोल्टेज गेन हम कैसे निकालेंगे? वोल्टेज गेन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या है 200। रेजिस्टेंस गेन कैसे निकालते हैं? आउटपुट रेजिस्टेंस दैट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, तो 200 इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2 किलो ओम, कलेक्टर हमारा आउटपुट में ही होता है, ठीक है, आउटपुट सर्किट में ही लगा होता है, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 10⁻³ और इनपुट रेजिस्टेंस है 0.5 किलो ओम, 0.5 इंटू 10⁻³ ये फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ से वोल्टेज गेन कितना मिला 2 इंटू 10/5, दिस इज 2, तो ये हमारे पास आ गया 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A Hartley oscillator has the following parameter values, L1 की वैल्यू गिवन है हमें, L2 इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑसिलेटर की। तो हार्टले ऑसिलेटर में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका रिलेशन क्या होता है 1/2 π√LC, और यहाँ पे L जो है वो हम कैसे निकालेंगे L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्योंकि हार्टले ऑसिलेटर में दो इंडक्टर्स होते हैं L1 L2, मतलब एक कॉइल लगी होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एक को L1 नाम दिया होता है, एक को L2, ठीक है, तो L की वैल्यू निकाल लेते हैं, L1 कितना है 32 माइक्रो हेनरी प्लस 600 है ये माइक्रो हेनरी, और इंटू ये म्यूचुअली कपल्ड होते हैं इसलिए M की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 60, तीनों के यूनिट्स तो सेम ही है, सबको ऐड कर देते हैं, ये क्या मिलेगा 3200 प्लस 600 प्लस 120, तो ये हमारे पास कितना आया 3200 600 120, दिस इज 0 2 6 7 8 9 3, तो L की वैल्यू आ गई 3920 माइक्रो हेनरी। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में फिल कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 500 L की वैल्यू 3920 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो को है, इसको यूनिट्स को चेंज कर दिया, माइक्रो हेनरी को हेनरी में, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 20 पिको फेरेड, राइट। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है अप्रोक्सीमेट 568 किलो वोल्ट्स मिलता है, ऑप्शन ए के साथ ये रिजल्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एम्पलीफायर हैज अ फीडबैक नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क विद गेन बीटा, तो एम्पलीफायर जो है उसमें नेगेटिव फीडबैक लगी हुई है और गेन क्या है बी है, ओपन लूप गेन एम्पलीफायर का क्या है ए है, इनपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक इज Z1, तो इनपुट इम्पीडेंस विद एडिशन ऑफ फीडबैक, तो जब भी हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बढ़ जाता है, नेगेटिव फीडबैक लगाने से जो इनपुट इम्पीडेंस है इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है का रिलेशन होता है हमारे पास, दैट इज Z इज इक्वल टू, जो हमारा विदाउट फीडबैक कितना है इनपुट इम्पीडेंस Z1 इंटू 1 प्लस ए इंटू, ये गेन जो होता है ये हमारे पास बी है तो यहाँ पे बी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइड में नहीं आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर्स होते हैं दे हैव लो एफिशिएंसी लो पावर डिसिपेशन या फिर हाई एफिशिएंसी हाई पावर डिसिपेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास हाई एफिशिएंसी लो पावर डिसिपेशन, लो एफिशिएंसी हाई पावर डिसिपेशन। जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होते हैं ना इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, अगर हम बाकी के साथ कंपेयर करें क्लास ए के साथ कंपेयर करें ए बी के साथ कंपेयर करें तो एफिशिएंसी तो इनकी ज्यादा ही होती है, तो ए और सी डी ऑप्शन नहीं आएगा, और इनके क्रॉस जो पावर डिसिपेशन होता है वो कम होता है, सो लो पावर डिसिपेशन होती है, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ JFET हैज ड्रेन करंट 2 मिलीएम्पियर, दिस इज VGS voltage minus 0.25 volt, short gate drain current will be 4 milliampere, value of pinch of voltage is, तो हमें यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास रिलेशन होता है ड्रेन करंट का, दिस इज ID ड्रेन करंट, ये ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट्स,
शॉर्टेड गेट करंट, गेट ड्रेन करंट है 1 माइनस VGS ओवर VP। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। दिस इज 2 मिली एम्पियर, दिस इज 4 मिली एम्पियर, 1 माइनस 0.5 वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि गेट को हम क्या लगते हैं, हमेशा रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिया गया है। तो VP है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज अप्रोक्सीमेट 8.5 वोल्ट मिलता है। ऑप्शन ए के साथ ये रिजल्ट मैच कर। नेक्स्ट है हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप विद J is equal to 1, K is equal to 1 has 20 kilohertz clock input. The Q output is a square wave of frequency. अब यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप है और दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब ये स्टेट होती है, यहाँ पे क्या होता है, टॉगलिंग होती है, हमारे पास आउटपुट में Q बार मिलता है ना, टॉगलिंग होती है। तो यहाँ पे क्लॉक इनपुट कितना दिया गया है, 20 किलोहर्ट्ज। तो आउटपुट में पूछा गया है कि स्क्वायर वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी हो। अब क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर वेव है उसमें क्या होता है, राइजिंग और फॉलिंग एंड दो दो जगह पे क्या होगी, फॉलिंग और राइजिंग एज, जैसे स्क्वायर वेव ऐसे होती है ना हमारी इनपुट। तो ये राइजिंग एज हो गया, ये फॉलिंग एज हो गया। तो इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉगलिंग होगी। ठीक है, तो टॉगलिंग होने से क्या होगा कि जो आउटपुट में हमें स्क्वायर वेव मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50% रह जाती है। तो अगर ये इनपुट में 20 किलो हर्ट्ज है, आउटपुट में 10 ही मिलेगी हमें। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में क्या होता है कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं तो आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज शिफ्ट क्या होता है, 0 डिग्री। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the RC phase shift oscillator 3 RC stages, each RC section provides a phase shift of। तो RC phase shift oscillator में हमारे पास क्या होता है, टैंक सर्किट होता है जो RC से बना होता है। यहाँ पे 3 RC सर्किट लगे होते हैं, एक कैपेसिटर फर्स्ट, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सेकंड कैपेसिटर, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड कैपेसिटर, ये थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये हमारा फर्स्ट आरसी सेक्शन है, ये सेकंड आरसी सेक्शन, ये 3 आरसी स्टेज होती है। यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कनेक्ट किया होता है सर्किट डायग्राम में। तो ये जो एक आरसी सेक्शन है ये कितना फेज डिफरेंस, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है, 60 डिग्री। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 यूज किए हैं तो तीनों के थ्रू हमें यहाँ पे फेज शिफ्ट कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे होते हैं इस ट्रांजिस्टर को, यहाँ पे आउटपुट में हमें जो मिलती है ये हम कॉमन एमिटर में लगाते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलती है उसमें फेज शिफ्ट क्या हो जाता है, 180 डिग्री का। तो ये जो आउटपुट है ये आगे 3 आरसी सेक्शन से पास करवाते हैं हम, ताकि हमें फिर से फेज शिफ्ट क्या मिले, 180 डिग्री, ताकि जो हमें यहाँ पे ओवरऑल आउटपुट मिले वो उसका फेज शिफ्ट क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशंस प्रोवाइड करने की ये कंडीशन होती है कि फेज शिफ्ट जो होना चाहिए या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 360 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर लगाया होता है तो उसमें से फेज शिफ्ट 180 डिग्री आ गया। तो आगे ये 3 आरसी जो है वो हम लगाते हैं ताकि हमें फेज शिफ्ट 180 डिग्री मिल सके, सो दैट टोटल फेज शिफ्ट हमारा 360। तो एक जो आरसी सेक्शन है उसके थ्रू फेज शिफ्ट कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।